नमस्कार साथियों, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की इस क्लास में आप सभी का मैं ऋषभ पांडे एक बार पुनः भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए और अपने साथियों तक भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज में जीएस का पार्ट देखेंगे। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगा आपका जो 23/11/2021 को क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कहने का ये है कि 23 नवंबर 2021 में आपके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस में जो सुबह आपका एग्जाम हुआ था 9:30 से 10:30 बजे के बीच, इसमें से जीएस को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या रहा। तो आपके एग्जाम का पहला प्रश्न रहा, हिंद महासागर विश्व का महासागर है। पूछ रहा है कि हिंद महासागर विश्व का कौन से क्रम का, आकार के हिसाब से कौन से क्रम का ये बड़ा महासागर है, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा तीसरा सबसे बड़ा महासागर। आप जानते हैं हिंद महासागर जो है वो जो हमारे महासागर हैं उनमें से ही एक महासागर है। और ये आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इसका नाम भारत का नाम आप जानते हो कि हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से ही ये हिंद महासागर कहीं ना कहीं पड़ा है। और ये भारत की स्थिति की अगर आप बात करोगे तो दक्षिण की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। उसके बाद सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। साथियों, आप मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप जब भी पढ़ें, जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही होती है उस समय आप नोट्स जरूर बनाते चलें, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम पास आता है तो रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है आपका नोट्स। अगर आपके पास नोट्स अपना हैंड रिटन है तो आपको फ़ायदा उससे ज़रूर मिलेगा रिवीजन के समय। सबसे छोटा महासागर की अगर बात करें, सबसे छोटा कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो यहाँ हमने कई सारे अदर फैक्ट भी देखे हिंद महासागर के साथ। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर। हमने ये देखा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है और सबसे छोटा महासागर कौन है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब आपको बताना है कि एक और कौन सा महासागर है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने महासागर हैं और एक कौन सा महासागर और बच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखें, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया गया, कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, ये जो है माही और सोम नदियों का, इसका जो सही आंसर है वो होगा बानेश्वर उत्सव। साथियों, बानेश्वर उत्सव जो है ये कहीं ना कहीं माही, सोम और एक और नदी है जाखम नदी, इसी के साथ अगर एक और नदी की हम बात करें तो जाखम नदी। जाखम नदी। और साथियों, आप देखेंगे कि इन्हीं का जो संगम है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। यहाँ क्या है, यहाँ बानेश्वर धाम है। क्या है साथियों, बानेश्वर धाम। बानेश्वर धाम। और वहीं पर क्या मनाया जाता है, बानेश्वर उत्सव। साथियों, इस समय करंट में बहुत चर्चा में है बागेश्वर धाम, तो ये उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। बागेश्वर धाम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिलेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बानेश्वर उत्सव के अंतर्गत बानेश्वर धाम की। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बानेश्वर उत्सव आपको देखने को मिलेगा त्रिवेणी संगम में, जो माही, सोम और जाखम नदियों के संगम में है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, बानेश्वर उत्सव की। अब हम अगर चर्चा करें आपका मरियम्मन उत्सव, तो साथियों जो मरियम्मन उत्सव है ये आपको दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। और ये अगर हम स्पेसिफिक जगह की बात करें तो तमिलनाडु साइड, तमिलनाडु की तरफ आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। सरहुल उत्सव की बात करें तो सरहुल उत्सव आप जानते हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है, ये मध्य भारत की स्थिति में, मध्य भारत। और ये मध्य भारत में भी कहाँ ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आदिवासी उत्सव है साथियों। और ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे मध्य भारत में आप देखोगे झारखंड,
झारखंड, उसी प्रकार आप उड़ीसा देख सकते हो, बंगाल का भी कुछ हिस्से में ये होता है। तो इस तरह हमने बात की कि जो सरहुल उत्सव है ये एक आदिवासी उत्सव है और ये मध्य भारत की स्थिति में होता है और ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, झारखंड उड़ीसा के हिस्सों में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ट्यूलिप उत्सव की चर्चा करते हैं। तो ये साथियों आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर साइड देखने को और श्रीनगर में आपको ये देखने को उत्सव मिल जाएगा। तो ये हमने सभी अदर ऑप्शन के बारे में भी चर्चा की। आपको इसको नोट डाउन करते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि अगर मान लीजिए इस बार आपसे पूछा गया बानेश्वर उत्सव और जो अगला एग्जाम है आपका उसमें आपसे पूछ लिया जाए सरहुल उत्सव के बारे में, ट्यूलिप उत्सव के बारे में, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम सभी के लिए तैयार रहें, सभी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल महासागर ये हिस्सा है हिंद महासागर का। ये किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का है। बाकी महासागरों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे इस नाम से जाना जाता है और उसका नाम क्या है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? लवण होगा। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बेकिंग सोडा लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, आपने खाया होगा, इसका यूज भी किया होगा। बेकिंग सोडा जिसको आप मीठा सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठा सोडा भी कहते हैं आप इसे, मीठा सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। ये तमाम रूप से कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग देखने को आपको मिलता है। और आप देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा है ये आपको, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने ढोकले में देखा होगा और आपको देखते होंगे कि इडली बनती है, उसमें इसको स्पंजी बनाने के लिए उसके घोल में क्या है? ये मिलाया जाता है बेकिंग सोडा। मिर्च के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। वॉशिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसको भी आप जानते हैं, इसका भी आपके दिनचर्या में, इसके डेली यूज में कहीं ना कहीं ये काम आता है। जो ये वॉशिंग सोडा है इसे धुलाई का सोडा भी कहते हैं। साफ सफाई साथियों ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा डिटर्जेंट पाउडर में। आपने एक ऐड सुना होगा, बहुत समय से चला हुआ आ रहा है कि रेखा, हेमा, जया और पुष्पा सबकी पसंद निरमा। तो ये सब जो आपने देखा सुना, तो ये वॉशिंग पाउडर में कहीं ना कहीं क्या यूज होता है? धुलाई के कपड़ों में वॉशिंग पाउडर का यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। तो ये हमने अदर ऑप्शन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्न में से किस धातु से बने होते थे? तो ये आपसे पूछा गया है। पंच चिन्हित सिक्के, आहत सिक्के किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे चांदी के साथ साथ तांबे से। चांदी के साथ साथ ये तांबे से बने होते थे साथियों। तो अगर हम इसकी बात करें कि चांदी और तांबे के साथ ये बने हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा एग्रोकैल्सीफेरॉल। इसके बारे में आप देखोगे कि एग्रोकैल्सीफेरॉल इसका सही आंसर होगा। अब बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन जैसे थायमीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों ये डीएनए का न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत जो 4 क्षारीय हैं उनमें से एक है ये थायमीन। आपने सुना होगा थायमीन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये उन्हीं में से एक है साथियों थायमीन। और थायमीन हमेशा किसके साथ पेयर होगा? तो आप याद रखेंगे कि थायमीन हमेशा किसके साथ, थायमीन आपको देखने को मिलेगा कि किसके साथ? एडेनिन के साथ हमेशा पेयर करता है। तो आप थायमीन को क्या देखोगे? आप थायमीन को एडेनिन के साथ पेयर करते हुए देखोगे। ये डीएनए के न्यूक्लिक एसिड में से एक क्षार है। तो ये हमने थायमीन के बारे में चर्चा कर ली। बाकी ऑप्शन जो लिखे हुए हैं जैसे एस्कर्वी कम्ल के बारे में आपने सुना होगा और ज़्यादातर आपके साइंस में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कर्विक रोग को लेकर के। तो एस्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। टोकोफेरॉल की अगर बात करोगे तो टोकोफेरॉल आप जानते हो कि ये क्या है?
टोकोफेरॉल आपको देखने को मिलेगा कि ये किसी भी सजीव के ऊतकों में ये विटामिन के रूप में पाया जाता है। और ये टोकोफेरॉल ज़्यादातर मौजूद किन में होता है, तो ये आपको वसा युक्त जो है, जैसे तेलीय के जो सोर्स हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा सूरजमुखी, जैसे आप देखोगे सूरजमुखी, मूंगफली, ये इसके सोर्स के माध्यम हैं। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। अब आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो आपको पता है तो उसका आंसर करिए, और अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो आप उसको हमने अगर पिछले वीडियो में बताया है तो आप जाके वीडियोज़ देखिए, वहाँ से उसको नोट डाउन करिए, या कि आप क्या कर सकते हैं, नेट में सर्च करके किसी न किसी सोर्स से अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो उसके बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और हमारा फोकस यहाँ यही रहता है कि जब हम जीएस का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी लेकर के आगे बढ़ें, ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ कवर हों। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्न में से क्या कहलाती है? ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो कहलाती है चिकनकारी। ये कहीं ना कहीं कढ़ाई की क्या है, एक प्रकार की पारंपरिक कलाएं जो चली आ रही हैं बुनकरों की, उसकी बात की जा रही है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुनकरों का अच्छी खासी तादाद में है। अब जारदोई की बात करें तो जारदोई भी इसी प्रकार की है, जारदोई भी एक कढ़ाई की ही एक अच्छी कला है। तो जारदोई की अगर आप बात करोगे तो वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान में ये देखने को मिलती है, भारत एंड पाकिस्तान में। साथियों, जारदोई के अगर इतिहास की बात करो तो ये तीसरे मुगल शासक अकबर के समय ये अच्छा फूली, लेकिन उसके बाद जब शासकों के अंतर्गत आई, राजशाही के अंतर्गत आई, और इसके संरक्षण का अभाव देखने को मिला, और धीरे धीरे जब वर्तमान समय में इसका क्या है वापस से, उस समय ये धीरे धीरे जब शासनों के अंतर्गत आई और उस समय इसका संरक्षण किया नहीं गया, किसका, जारदोई का, तो ये धीरे धीरे अस्तित्व इसका उतना था नहीं, लेकिन वर्तमान समय में ये धीरे धीरे फिर उभर रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जड़ाई और कढ़ाई की अकबर के समय इसका क्या है अच्छा खासा महत्व देखने को मिलता था, अच्छा खासा इसका क्रेज देखने को मिलता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वर्तमान समय में फिर ये प्रासंगिक है और इसका धीरे धीरे क्या है अस्तित्व देखने को मिल रहा है। फुलकारी की बात करें तो ये भी एक प्रकार की ऐसी ही, जैसे कपड़ों में आप देखोगे कि फूलों की इसमें ज़्यादातर छाप रहती है, ये भी कढ़ाई की ही एक प्रकार की है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, पंजाब प्रांत में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। ये पूरे कपड़ों में फूलों से ही भरी हुई कलाकारी की जाती है। बात करें कसीदाकार की, तो कसीदाकार ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कश्मीर की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में। और ये भी एक प्रकार की कढ़ाई की ही कलाकारी की ही एक है, जिसमें कपड़ों में क्या है बेहतरीन प्रकार के डिज़ाइन, रंग वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की, और वो सबसे बड़ी कमी दर्ज करने वाला हमारा भारत देश ही है। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो डी होगा, भारत इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। साथियों, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूत करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? इनमें से जो आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा वो गुण है जो मानव की इस स्थिति को प्रभावित करता है? तो वो खंडित मनस्कता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब आप कहोगे मां साहब बाकी जो चीजें लिखी हैं उसका क्या मतलब, जैसे गोलक्रमी संक्रमण, ये जो गोलक्रमी संक्रमण है तो साथियों ये कई बार आप देखते होंगे कि धूल, कंकड़, इन सारी चीजों में उपस्थित जो गोलक्रमी होते हैं उनके लार्वा से क्या है जब हम प्रभावित होते हैं वो हमारे त्वचा के संपर्क में आते हैं। गोलक्रमी संक्रमण है कि जो धूल कणों से उपस्थित गोलक्रमी होते हैं उनके लार्वा के द्वारा वो हमारे क्या है त्वचा के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद त्वचा के संपर्क में आने के बाद ये हमारे रक्त प्रवाह को क्या है इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे हृदय को प्रभावित करने लगते हैं। हृदय रोग से संबंधित ये है। फीताकृमि की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। फीताकृमि जो है साथियों, यहाँ से आपको उतने चीजें फैक्चुअल नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, इसलिए आप इसको
जानते रहिए। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फीताकृमि क्या है? तो ये आपको मौसमी सब्जियों से प्रभावित होता हुआ दिखेगा और खासकर जो पत्ता गोभी है वो इसमें देखने को मिलेगा फीताकृमि से। उससे होता क्या है कि पत्ता गोभी के में ये पाया जाता है और उसके बाद ये प्रभावित करता है किसको? जैसे मानव के फेफड़ों को, मानव के ब्लड को, इन सबको प्रभावित करने का काम करता है। उसके बाद आगे बढ़े तो हम देखते हैं धमनी काठिन्य को। धमनी काठिन्य नाम से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। धमनी काठिन्य से तात्पर्य ये है कि ये आपके धमनियों में जो वसा, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, उसके कारण क्या है, रक्त प्रवाह उतना फ्लो तरीके से हो नहीं पाता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, समस्या आती है, कठिनाई आती है और ये उसी रोग से संबंधित है, धमनी काठिन्य। तो हमने सबके बारे में आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या रहा। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल रुपए 1 लाख था। इसका सीधा सा साधारण सा आंसर साथियों है क्या? 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश संघीय सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? ये उस समय की बात थी, पूछा जा रहा था कि 19वीं जो संघीय सहयोग संगठन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, इंडिया होगा। अब आप ये कहोगे कि मां साहब ये संघीय सहयोग संगठन क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं साथियों। इसके अगर गठन की बात करोगे तो ये 2001, इसके गठन की अगर आप बात करोगे तो गठन 2001, लेकिन ये लागू होता है 2003 से। अब ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो है वो है यूरेशियाई देशों का एक समूह है जो एक अंतर सहकारी क्या है, संगठन है। ये जो है आपको एससीओ देखने को मिलेगा, अंतर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन यूरेशियाई देशों का, यूरेशियाई हिस्सों का। और ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साथियों, उद्देश्य यहाँ शांति, सहयोग और एकता बनाए रखना, एकता बनाए रखना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की, आपको बताया कि 2001 में क्या इसका गठन होता है, ये लागू होता है कब, 2003 से। इसके ये यूरेशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, एक स्थायी संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है कि शांति, सौहार्द, एकता बनी रहे, यही इसका उद्देश्य है। इसकी मेजबानी की बात, इसके आंसर की बात हमने कर ली कि भारत इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कप्तान बन गए हैं। तो वो पहले कौन थे? ये तो दूसरे बन गए, पहले के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन है कपिल देव, मंसूरी अली खान पटौदी, और उसके बाद पटौदी कर लीजिएगा साथियों इसको, दिलीप बेगास्कर, उसके बाद अजीत बाडेकर। साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो कपिल देव होगा। कपिल देव इसका सही आंसर है क्योंकि कपिल देव ने पहले किया है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा करें, जैसे मंसूरी अली खान पटौदी। साथियों पटौदी राजवंश के नवाब हुआ करते थे। इनके जन्म की बात करें तो ये भोपाल में इनका जन्म हुआ था। भोपाल में जन्म इनका कहाँ हुआ था? भोपाल में। और वर्तमान समय में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो वर्तमान समय में जो आप छोटे नवाब के नाम से जो आप भारतीय सिनेमा में एक एक्टर को जानते हैं, सैफ अली खान, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित हैं। तो मंसूरी वो भी पटौदी खानदान से संबंधित हैं। तो ये उन्हीं, और ये इनकी महत्वपूर्ण बात ये है कि मंसूरी अली खान ये क्रिकेटर रहे हैं, ये क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय टीम के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और वर्तमान समय मैंने आपको बताया कि जो नवाब देखने को मिलते हैं, छोटे नवाब के नाम से जिसको आप जानते हो, सैफ अली खान को, वो इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं के परिवार से। दिलीप बेगास्कर की अगर बात करें तो ये भी भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, और अजीत वाडेकर की बात करें तो ये भी क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय टीम के ही ये कहीं कभी न कभी क्रिकेटर रहे। निम्न में से किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता
सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। साथियों, जो सम्मान है इसको सम्मानित किया गया और वो किसे किया गया? ये सम्मान दिया गया रणजीत सिंह डिसाले जी को। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और महाराष्ट्र के स्कूल में ये क्या है पढ़ाते हैं और इनने महत्वपूर्ण काम किया। इनने क्या महत्वपूर्ण कहा कि निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया इन्हें, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020। और ये कौन देता है? ये लंदन के द्वारा दिया जाता है, लंदन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और किसको दिया गया? रणजीत सिंह डिसाल जी को। और ये क्या हमने आपको बताया कि ये शिक्षक हैं और उन्होंने शिक्षा में बेहतर काम किया, निर्धन जनजातियों की लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाने का काम किया और उसी के एवज में, उसी के प्रोत्साहन के एवज में क्या है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। और ये कौन देता है, कहाँ से प्रदान किया जाता है? ये लंदन से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो किसके कहने पर जाएंगे? तो आप जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो उनके गुरु हुआ करते थे। गांधी जी के कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी और जिन्ना के दोनों के गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने तो एक बुक भी लिखी। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले होगा। और गांधी जी ने इनके बारे में एक पुस्तक लिखी है अपने बताते हुए कि गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। साथियों, ऐसे भी आप राजनीतिक गुरु, ऐसे भी ये किताब है और ये किताब को लिखने वाले कौन हैं? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फला बुक, फला किताब किसने लिखी, या कि पूछ लिया जाएगा कि ये किताब किसकी है। तो ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने आपको बताया कई बार ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं, तो आप बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हैं। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता रहे हैं और इन्हें आप लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में तो आप भली भांति वाकिफ हैं कि इन्होंने किसका? साइमन कमीशन का विरोध किया। भारत में जब आया साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या है, ये घायल हुए और कुछ समय बाद फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की? तो पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की 2009 में। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? साथियों, युवा कैरियर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को दिया जाता है, जिसने बेहतर काम किया है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि सही आंसर क्या है। ललित जैन, सुधा शर्मा, उमाकांत जोशी, सौरभ लोढ़ा। साथियों, सौरभ लोढ़ा जी इसका सही आंसर होगा। और ये हैं कौन? तो ये IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, बॉम्बे में क्या है, ये पदस्थ हैं। तो ये आप देखने को मिलेगा, सौरभ लोढ़ा जी इसके सही आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? साथियों, ये भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का आपका प्रश्न है और इसके बारे में हम लगभग अभी कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको कहा था कि आपके खास करके वनडे एग्जाम में कुछ टॉपिक फेवरेट हैं एग्जामिनर के पूछने जाने के, जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, नागरिकता, इन तमाम संविधान संशोधन, तो ये कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं से देखने को मिलेगी। तो हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं, आपको आया है और आपको भी अगर पता है, हमने अगर पहले चर्चा की है, आपको चीज़ें याद हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर बताना है। तो यहाँ क्या होगा, बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो कौन जोर देगा? तो वो जोर देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, जो 12 से लेकर के 35 तक के हैं। अब उनमें से अनेक प्रकार के और भी अधिकार हैं, जैसे आप समता का अधिकार देखोगे, स्वतंत्रता का अधिकार देखोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखोगे, शिक्षा का अधिकार देखोगे, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखोगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ चर्चा की गई है। उसी के अंतर्गत शोषण का विरुद्ध अधिकार आपको देखने को मिलेगा कहाँ, 23 से 24 के बीच। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बलात् श्रम। तो बलात् श्रम की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 23 में बलात् श्रम, बलात् श्रम। 24 में बात की गई है बाल श्रम की।
बाल श्रम का कहने का मतलब वही है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई। बलात् श्रम का मतलब यह है कि ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार से क्या है, आपसे फ्री में आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। हाँ, किसी आपातकाल की स्थिति में काम आपसे लिया जा सकता है, तब कि वो स्पेशल शर्तों के हिसाब से वो अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं किया जाता। अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में भी आपके मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 32 है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, जिसको कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप क्या है, न्यायालय से अपील कर सकते हैं, न्यायालय में दरख्वास्त कर सकते हैं कि माई बाप का मतलब कि ओ माई लॉर्ड, आप मेरे अधिकारों की रक्षा करें, और न्यायालय क्या है, उसे लागू करवाने के लिए आपका कदम उठाएगा। तो ये हमने बात की किसके बारे में, ये हमने बात की फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, हमने विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की, और जो वो वर्ष था, वो वर्ष कौन सा था, 1510 था, और ये कब था, 17 फरवरी 17 फरवरी कब, 1510 में, ये आपको देखने को मिलेगा। और उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या है, वहाँ कब्जा किया था, वहाँ अधिकार किया था। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। तो वो कौन सा देश जुड़ा हुआ है साथियों, आपका ऑप्शन देखना है, उसके बाद सही आंसर बताना है। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो आपका होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं फेनी पुल की। साथियों, कई बार इसकी लंबाई, हालांकि आपके प्रश्न में दिया हुआ है 1.8, लेकिन कई बार इसकी लंबाई 1.9 भी देखने को आपको मिलती है, तो इसलिए आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है आपको लंबाई के लेकर के कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 1.9 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। अब फेनी पुल की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो फेनी पुल आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अब फेनी नदी की बात कर लेते हैं। फेनी नदी तो ये आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा में देखने को मिलेगी, और त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिला में आपको ये देखने को मिलेगी, और ये वहीं से उद्गम है इसका, किसका उद्गम है किसका, फेनी नदी का, और इसके बाद ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये हमने बात कर ली, फेनी पुल की बात कर ली, ये किसको जोड़ता है। फेनी नदी के बारे में हमने आपको बताया कि ये कहाँ से इसका उद्गम है, त्रिपुरा के, और ये फिर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये हमने और भी बात की, जहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि के बारे में पूछा गया है, और मैंने ये आपसे क्वेश्चन देखते साथ ही तुरंत आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने पहली ही क्लास में, जब हमने एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज शुरू की थी, पहली ही क्लास में, और मुझे तो इतना तक याद है कि अंतिम प्रश्न यही था, हमने सिख संप्रदाय के गुरुओं के बारे में ही चर्चा की थी, वहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर देख लेते हैं। तो गुरुमुखी लिपि के बारे में आप चर्चा करोगे तो गुरु अंगद देव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। और ये सिखों के दूसरे गुरु थे कौन, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बारे में बात करें उससे पहले गुरु नानक देव के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। गुरु नानक देव ये प्रथम गुरु थे, और इनने क्या किया, इनने ही सबसे पहले लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, गुरु नानक जी को। संगत और पंगत की व्यवस्था भी इन्हीं ने शुरू की थी, गुरु नानक देव ने। और उसके बाद गुरु नानक देव ने क्या किया, गुरु नानक देव उनके प्रथम गुरु थे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, संगत पंगत की व्यवस्था की शुरुआत की। उसके बाद ये जो लंगर व्यवस्था थी, इसको गुरु अर्जुन देव ने स्थायी बनाया।
गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, स्थायी बनाने का काम किया। आप यहाँ किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आप घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप वहाँ फंस जाते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो आपको बताना है गुरु नानक देव ने की। आपसे पूछा जाए कि लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया, तो वो सिखों के दूसरे गुरु किसने, अंगद देव ने उसको स्थायी बनाने का काम किया। गुरु अर्जन देव की बात करें, गुरु अर्जन देव आप देखोगे कि पांचवें गुरु हैं और इन्हें हरमिंदर साहब की स्थापना की और सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना का श्रेय भी, आदि ग्रंथ भी इन्हीं को जाता है। तो हमने गुरु हरमिंदर साहब की हमने क्या देखा गुरु अर्जन देव में कि इन्हें हरमिंदर साहब की स्थापना की और आदि ग्रंथ की भी शुरुआत सिखों के धार्मिक ग्रंथ की इन्हीं से मानी जाती है। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें क्रम के गुरु थे और इनके बारे में बहुत विशेष बातें तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर देखेंगे तो इनको इस्लाम धर्म मानने के लिए, कबूल करने के लिए प्रेशराइज किया गया, दबाव बनाया गया, ज़बरदस्ती की गई और उसके बाद इनने जब स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब द्वारा क्या है इनको मरवा दिया गया था। तो इनने तमाम जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1200 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है, तो वो कौन सा है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने सबसे तेज क्या है बनाया है, 12,000 ODI में रन। रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें तो रिकी पॉन्टिंग को आप जानते हैं भली भांत, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये कप्तान भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आप भली भांत परिचित हैं, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसको अगर आप यहाँ देखो तो क्या कहा जाता है, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है क्रिकेट का भगवान, मतलब इन्होंने बेहतर क्रिकेट में अच्छा योगदान दिया, बढ़िया खेला इन्होंने, तो इनको ये उपमा दी जाती है क्रिकेट के भगवान की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। और इनकी अपनी उपलब्धियां हैं, इन्होंने भारत रत्न भी जीता, खेलों के फील्ड में भी बढ़िया किया, तो इस तरह आप इनको जानते ही हैं। बाकी कुमार संगकारा की बात करें तो ये श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, तो इनके बारे में भी हमने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फला खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है, तो इसलिए आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। साथियों इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से डिस्कशन किया है और पिछली ही क्लास में ये क्वेश्चन इसी तरह का एक आया था। इसका सही आंसर होगा 1980 ऑप्शन डी, और उस समय हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। साथियों भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भारत की तो एक राजनीतिक पार्टी है ही, राष्ट्रीय पार्टी है ही। अगर इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष हैं इसके जेपी नड्डा जी हैं अध्यक्ष। और जो आपके प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी, और वर्तमान समय में जो आप देखते हैं कि केंद्र में सरकार है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित हैं। तो इस तरह से इसके बारे में, और यहाँ हम डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में सभी राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उसकी स्थापना, उसकी तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कांग्रेस के बारे में तो अभी तक कितनी बार ही चर्चा हो चुकी है, तो आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। साथियों आंसर करिए, आप आंसर करोगे तो मुझे भी तो पता चलेगा, हमको भी ये पता चलेगा कि मैं जो चीज़ें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंच रही हैं कि नहीं, या कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि और किस तरीके से आपके लिए और कैसे प्रयास किए जाने चाहिए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट जरूर करिए, रिप्लाई करिए। क्या है तब लाइक तो ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ आपको भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ रही हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। नहीं तो फिर हम आएँ और ऐसे पढ़ाएं और आप तक अगर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं तो फिर मतलब ही क्या है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। साथियों ये पूछा गया है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो इनमें से कौन सा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। आपको जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है, वो काम का अधिकार
है, इसमें नहीं पूछा गया है। आप नहीं को इग्नोर कर देते हो साथियों, नहीं को आपको देखना है। एग्जाम में होता क्या है कि नहीं तो हमको दिखाई नहीं देता, हमको ये दिखता है बस दिखता है, नहीं दिखता नहीं है। और फिर जब हम वापस आते हैं और जब हमारा रूम पार्टनर या हमारा साथी जब पेपर डिस्कशन में मिलाते हैं हम, और वो कहता है कि इसका तो साधारण से आंसर था ये, अरे तो आप कहते हो कि अरे नहीं लिखा हुआ था, नहीं तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन में फोकस रहना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपसे गलती ना हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो आधी समस्या तो सॉल्व आपकी वहीं हो जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि नहीं है तो काम का अधिकार नहीं है, बाकी तीनों अधिकार हैं। सूचित करने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, निवारण चाहने का अधिकार, ये सारी चीज़ें। अब काम का अधिकार, तो काम का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स के बाद जो भाग 4 आप देखते हो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो आप क्या देखते हो कि वहाँ का जो आर्टिकल है आपको देखने को मिलेगा काम का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 41 से 43 के बीच के आर्टिकल में आपको काम का अधिकार देखने को मिलेगा। वहाँ चर्चा की गई है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत चर्चा की गई है काम के अधिकार की। तो ये हमने इसके बारे में बात की, इसके बारे में भी आपको पता चला कि कहाँ इसके बारे में बात की गई। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो वो कौन है? वो विराट कोहली है। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ईशांत शर्मा आप जानते हैं कि तेज गेंदबाज हैं, भारतीय टीम के गेंदबाज हैं, ये गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा जानते हैं ओपनर बैट्समैन हैं। उसी तरह हार्दिक पांड्या की बात करें तो ये भी मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर के तौर पर ये खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो ये आपने देखा, और वर्तमान समय में कई बार ये टी20 में कप्तानी भी करते हैं। तो ये आपने यहाँ समझा कि इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का, वो राइट आंसर विराट कोहली है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हमने चर्चा की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व? और किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अब जनगणना की शुरुआत के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर 2011 के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। तो जनगणना की शुरुआत की अगर आप बात करोगे तो जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में, और लॉर्ड मेयो को इसका श्रेय दिया जाता है। उसके बाद 1881 में आप देखोगे लॉर्ड रिपन ने इसे क्या किया? नियमित किया। जो 10 साल, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, इसको नियमित करने का काम किसने किया? अपना प्यारा लॉर्ड रिपन ने किया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाखों बार पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे। जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा, उसके बाद इसको नियमित से किया गया तो 1881 लॉर्ड रिपन द्वारा। ये आपने देखा, और 10 साल बाद, उसके प्रत्येक 10 साल बाद क्या है? जनगणना होती है। 2011 की जनगणना की बात करें हमने तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। बाकी अगर बात करेंगे 17 पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 हिस्सा जनसंख्या क्या है? भारत में है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिंगानुपात के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिंगानुपात के बारे में 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात वही कि कितने पुरुषों में कितनी महिलाओं की स्थिति है, लिंगानुपात कहलाता है। 943 लिंगानुपात है। उसी तरह अगर आप बात करोगे शिक्षा की साक्षरता क्या है, शिक्षा 73% आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार पुरुषों की कितने शिक्षित हैं तो आप देखोगे कि 80% के आसपास, महिलाओं की शिक्षा 64% के आसपास। तो ये और भी महत्वपूर्ण जनगणना 2011 के बारे में हमने चर्चा की। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको और भी ऑप्शन के अतिरिक्त भी स्टैटिक जीके को लेकर के बहुत सारे अदर ऑप्शन में जो हमने चर्चा की, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। साथियों, आप जब भी क्लास से जुड़ें तो आप पेन कॉपी अपने साथ में रखें, और हो सके तो अगर संभव हो तो नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ें। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।